नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने गन्ने के लिए समुचित लाभकारी मूल्य 8 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने देश में डेयरी उत्पादन में तेजी से वृद्धि के लिए भारतीय महिला शक्ति की प्रशंसा की। प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वीं बार समन जारी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विवादास्पद मुद्दों के समाधान के लिए वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली में आमूलचूल सुधार पर जोर दिया। टेनिस में आज पुणे में सिंगल्स प्री क्वार्टर मुकाबले में सुमित नागल का सामना निकी कालियांदा पुनाचा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों के हित में प्रत्येक संकल्प पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ने के समुचित लाभकारी मूल्य में बढ़ोतरी के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का उल्लेख करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस संदर्भ में गन्ने के खरीद मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से देश के करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। श्री मोदी की यह टिप्पणी देश में सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में वर्ष 2024-25 के चीनी सीजन के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान किया जाने वाला गन्ने का समुचित और लाभकारी मूल्य तय कर दिया है। 10.25% की रिकवरी दर पर प्रति क्विंटल 340 रुपये मूल्य की मंजूरी दी गई है। वर्ष 2023-24 के लिए गन्ने का समुचित मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे अब बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह पिछले मूल्य से 8% अधिक है। संशोधित मूल्य इस वर्ष 1 अक्टूबर से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण गुजरात के नवसारी में काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र में 22,500 करोड़ रुपए लागत के 2 नए भारी जल रिएक्टर का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी नवसारी के प्रधानमंत्री मित्र पार्क के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान सड़क, रेल, पेयजल और स्वास्थ्य से संबंधित कई नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का दूध क्षेत्र 6% की दर से विकसित हो रहा है। यह 10 लाख करोड़ के वार्षिक टर्नओवर के वैश्विक औसत से बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि भारत के दूध क्षेत्र की वास्तविक क्षमता के पीछे महिलाओं की शक्ति है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात दूध विपणन परिसंघ अमूल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमूल की सफलता महिला नीत विकास का प्रमाण है। किसानों और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में अमूल के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और सीमांत किसानों के सशक्तिकरण को आवश्यक बताया। प्रधानमंत्री ने पशुधन स्वास्थ्य में सुधार और पशुपालक किसानों के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अमूल डेयरी में अत्यधिक ताप क्षमता का दूध संयंत्र, साबर डेयरी में चीज संयंत्र, सरहद डेयरी में आइसक्रीम संयंत्र, भरूच संघ द्वारा मुंबई में डेयरी संयंत्र और राजकोट डेयरी के विस्तार का वर्चुअली उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए लागू गृह मंत्रालय की योजना 2025-26 तक जारी रखने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है। 1,180 करोड़ रुपए की कुल लागत से यह योजना लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि इसके तहत 24 घंटे कार्यरत आपात हेल्पलाइन सेवा 112 और उन्नत की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और समयबद्ध जांच के लिए 6 साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, कामरूप और भोपाल में स्थापित की जा रही है।
श्री ठाकुर ने कहा कि देश के 13,557 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क और 827 मानव तस्करी रोधी इकाइयां स्थापित की गई है। शेष 3,329 पुलिस थानों में भी महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5,000 पुलिस कर्मियों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की रोकथाम के लिए प्रतिष्ठित किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयुष समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई उपस्थित थे। श्री चंद्रचूड़ ने मीडिया को बताया कि यह उनके लिए बहुत ही संतोष का समय है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालने के बाद से वे इस पर काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आयुर्वेद और समग्र आरोग्य जीवन शैली के समर्थक हैं। श्री चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में 2000 से अधिक कर्मचारी हैं। यहां सिर्फ न्यायाधीशों और उनके परिजनों को ही नहीं, बल्कि सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाना चाहिए। उन्होंने आयुष के सभी चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने आज नई दिल्ली में बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ सुभाष सी कश्यप और सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान उच्च स्तरीय समिति ने इस विषय से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत 7वां समन जारी किया है। श्री केजरीवाल को जांच एजेंसी ने इस महीने की 26 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले 6 समन को गैरकानूनी बताते हुए श्री केजरीवाल निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए थे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहुपक्षीय स्वास्थ्य में मौलिक सुधार पर बल दिया है। रायसीना संवाद में आज सुबह एक पैनल चर्चा में डॉ जयशंकर ने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ तो इसमें लगभग 50 सदस्य थे। अब संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या इससे 4 गुना अधिक है। श्री जयशंकर ने कहा कि यह एक आम धारणा है कि जब सदस्यों की संख्या 4 गुना अधिक हो चुकी है तो यह पुराने तरीके से ही काम नहीं कर सकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर हम सभी बड़े मुद्दों के लिए पिछले 5 वर्षों पर नजर डालें तो इनका बहुपक्षीय समाधान तलाशने में कठिनाई होगी। परिणामों का अभाव ही इसमें सुधार की आवश्यकता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक नियम एक पक्षीय हित में नहीं होनी चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत की छवि उभर कर सामने आई। उन्होंने कहा कि भारत विश्व मित्र की अवधारणा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। इस चर्चा में बोलिविया के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज क्विरोगा, नेदरलैंड्स की विदेश मंत्री हंके ब्रून्स स्लॉट, तंजानिया के विदेश मंत्री जनवरी मकाम्बा और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर बिन मोहम्मद गगर्स ने भागीदारी की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय RNI न्यू मीडिया विंग और मंत्रालय के डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि भारत को विदेशों में एक उभरती प्रतिभा के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी सरकार द्वारा किए गए कई सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में विक्षोभ के बीच उत्तरी सिक्किम में तेज बर्फबारी हो रही है। इस कारण सड़क और संपर्क माध्यम में बाधा आई है। सीमा सड़क संगठन आवश्यक मार्गों को खुला रखने के प्रयासों में जुटा है। जमा देने वाली ठंड और तेज हवाओं की प्रतिकूल स्थिति के बावजूद सीमा सड़क संगठन की समर्पित टीम ने इस क्षेत्र में निर्बाध यातायात सुनिश्चित किया है।
एशियन ट्रक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जूनियर महिला टीम स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।